हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हो गया था कि क्वेश्चन टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो गया था, तो उस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर हमने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ जो एवरेज ड्यूटर का लेक्चर नंबर 1 है वो देखो, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि उसकी एवरेज ड्यू डेट जो थी वो 20 मई आ रही थी। अब क्वेश्चन में बोला था कि अगर वो 18 मार्च को ही जमा करेगा, पेमेंट करेगा, तो तब बताओ उसको कितना पे करना पड़ेगा, और अगर वो 14 जुलाई को पे करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। उसको उसका मेन अमाउंट कितना है सर? उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है 8500 है, उसको 8500 है जो उसको पे करना है। मगर अगर वो पहले पे करता है तो उसको क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? सर उसको ना तब रिबेट मिलता है। तो 18 मार्च को पे करेगा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? दैट इज 8500 माइनस द रिबेट जो उसको मिलेगा। तो इसमें हमने देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था पर एनम। तो क्या हो जाएगा, अगर वो 18 मार्च को ही पे करेगा तो 18 मार्च से लेके 20 मई तक जो ड्यू डेट थी उसकी, उधर उसको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा। तो अगर मैं इसके रिबेट की कैलकुलेशन करूंगा मेरे दोस्तों, तो वो आ जाएगा 8500 इंटू 8% इंटू कितने दिन? 18 मार्च से लेके 20 मई तक। तो मार्च का 18 छोड़ दो, अब कितने बचे मार्च के? मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज, सॉरी मार्च के बचे अब 13 डेज, ठीक है ना। 18 प्लस 13 इज इक्वल टू 31। मई फिर बचा अप्रैल के 30 दिन और मई के 20 दिन, टोटल 63 डेज का उसको इंटरेस्ट रिबेट मिलेगा। 63 डिवाइड बाई 365, तो 8500 इंटू 8% इंटू 63 डिवाइड बाई 365, दैट इज 170 रुपीज़ का इसको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको कितना पे करना पड़ेगा सर? इसको पे करना था 8500, इसको रिबेट मिलेगा 117 रुपये का, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट से पहले ही एक साथ पे कर रहा है, तो इसको पे करना पड़ेगा 8383। ये ए पार्ट का आंसर है। अब बी पार्ट का आंसर सर, अगर ये 14 जुलाई को देता है तो इतने पीरियड के लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा वो जरा कैलकुलेट करते हैं। सर इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8500 इंटू 8% इंटू कब से कब तक हमें देखना है? अब सर हमें देखना है 20 में से लेके 14 जुलाई तक। तो मई के बचे पीछे 11 दिन, 20 से लेके 31 तक। फिर आया जून के आए 30 दिन और जुलाई के आए 14 दिन। तो 55 डेज का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 55 डिवाइड बाई 365, तो ये बन जाएगा 8500 इंटू 8% इंटू 55 डिवाइडेड बाई 365, तो वो आपका आएगा 102 रुपया। 102 रुपये का इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब मुझे बताओ इस केस में इसको कितना पे करना पड़ेगा? सर इसको पे करना पड़ेगा 8500 प्लस 102 रुपया, तो इसको पे करने का मेरे दोस्तों 8602। तो समझ आया आपको एवरेज ड्यू डेट में क्या होता है कि कहाँ पे काम आ गया? जितने भी बिल्स थे हमने सबका टोटल अमाउंट अगर होगा उसका एवरेज ड्यू डेट, मतलब वो 500 इतने टाइम के लिए, वो 300 इतने टाइम के लिए, टोटल ये 800 कितने टाइम में पे करना है उसको बोलेंगे एवरेज डेट। तब देगा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद देगा इंटरेस्ट लगेगा, उससे पहले देगा तो रिबेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन दिया है 10 अगस्त 2019 को जो बिल थी उसका 3 मंथ का टर्म है, तो 3 मंथ प्लस 3 दिन का, अक्टूबर 22 60 डेज का, तो प्लस 60 डेज ऐड करोगे। तो डेज अगर होगा तो पूरे डेज ऐड करने, और मंथ्स होगा, मंथ में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। अगर 10 अगस्त है तो कॉरस्पॉन्डिंग 10 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर प्लस 3 दिन, 11 12 13। और अगर डेज है अक्टूबर 22 अक्टूबर, तो अक्टूबर में चले जाएंगे 9 दिन, बचे 61 में से 51, नवंबर के 30 दिन, बचे 21, दिसंबर 21, ऐसे आ जाएगा। तो डेज में पूरे डेज का आउट करने होते हैं, और मंथ में हम कॉरस्पॉन्डिंग डे ऑफ दैट मंथ लेते हैं। और अगर वो लास्ट दिन होगा, वो कोई ऐसा दिन ही नहीं हो, जैसे 31 का कॉरस्पॉन्डिंग 31 नहीं मिलेगा आपको एक मंथ बाद, क्योंकि 30 ही होंगे, या फरवरी के 29 28 ही होते हैं। तो 29 30 या 31 अगर किसी मंथ का बिल था और उसका ड्यू डेट 29 फरवरी या 30 फरवरी या 31 फरवरी, वो तो होता ही नहीं है, तो 28 फरवरी विल बी द ड्यू डेट। इस तरीके से इसको करना है। तो ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है। तो आपने इसका एवरेज ड्यू डेट निकाल दिया, ठीक है। ये आपका मेच्योरिटी डेट आया, किसी भी दिन को आप बेस डेट ले सकते हो। बेस डेट आप किसी भी दिन को ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे इसमें अगस्त 10 लिया है,
ये जरूरी नहीं है कि आप ड्यू डेट को बेस डेट ले, किसी भी डेट को आप बेस डेट ले सकते हो। कोशिश करनी चाहिए जो पहला मैच्योरिटी डेट होता है बिल का उसको ड्यू डेट बनाना चाहिए। क्यों बेस डेट बना, क्यों, कहीं ना कहीं दैट इज द फर्स्ट डेट, तब तो पे करना ही करना है, प्लस बाकियों का आगे पे करके थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है जो इसका इंटरेस्ट सेट ऑफ होगा। तो डेफिनेटली जो एवरेज ड्यू डेट है, जो पहली बिल का मैच्योरिटी डेट है उसके बाद कहीं ना कहीं आएगा। तो मैं भी यही चीज करता हूं, आप लोग भी यही चीज किया करना, जो आपका पहली बिल का ड्यू डेट है उसको बेस डेट बना लो। बाकी जितने भी बिल्स हैं उनका टाइम देखो वहां से कितना दूर है, प्रोडक्ट करके डिवाइड करके आपको एवरेज में डेट आ जाएगा। तो बेस डेट को वो डेट ऐड करके आपको एवरेज ड्यू डेट आएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 भी आसान है मेरे दोस्तों, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 भी आसान है। और याद रखना ये जो ग्रेस पीरियड में ऐड करते हैं ये बिल्स और प्रॉमिसरी नोट पे करते हैं। जो नॉर्मल कलेक्शन पीरियड होता है डेटर्स क्रेडिटर्स का वो 90 डेज होता है, तो 90 डेज बाद ड्यू होता है, उसमें कोई ये ग्रेस पीरियड ऐड नहीं होता। ग्रेस पीरियड सिर्फ बिल्स और प्रॉमिसरी नोट्स पे होता है। कहीं डेटर के केस में मतलब जो डेट वाला नॉर्मल होता है क्रेडिट पीरियड उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करना होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कर देना, ये भी आसान है। कुछ दिक्कत होगी तो मैं हूं, कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। अब दूसरा केस करेंगे। ये पहला केस था, ये हमने अभी पहला केस कर दिया जिसमें क्या था कि पार्टी इंस्टॉलमेंट में मतलब बिल्स थी और वो चाहता था कि वो एक ही साथ पेमेंट करे, तब इस चीज को कैसे करें। अब हम दूसरा केस करेंगे जहां पे क्या है इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन है, मतलब मैं हूं सेलर और जो मेरा बायर है वो भी मुझे कभी ना कभी कुछ बेचता रहता है। तो अब एट द एंड ऑफ द पीरियड इतना हो सकता है कि या तो मैंने उससे ज्यादा लिया है या उसने मुझसे ज्यादा लिया है। तो मैंने अगर कम लिए ज्यादा लिया है, उससे खरीदा है, तो डिफरेंशियल अमाउंट क्या होगा, मुझे पे करना पड़ेगा। तो उसका हम देखेंगे कि मेरी ड्यू डेट क्या आ जाएगी। समझ आई मेरी बात। अभी क्या था, मैं सेलर था, वो बायर था, मैंने उसको 5 बार भेजा, 5 बिल्स रेज कर दिए। वो बोलता था यार मुझे एक दिन बता दो जब मैं सारा अमाउंट पे कर चुकूं। मेकिंग सेंस। तो हमने एवरेज ड्यू डेट का फंडा यूज करके वो उसको दे दिया। अब दूसरा केस देखो कि वो भी मुझे बेचता है, मैं भी उसे बेचता हूं। लास्ट में सेटलमेंट करना है ना नेट अमाउंट का, चलो नेट अमाउंट का सेटलमेंट करेंगे, बट क्रेडिट पीरियड का फायदा भी लेंगे। अब हमें बता दो कि मैंने उसको एक दिन को भेजा, उसने मुझे अगले महीने उसने बेचा, फिर मैंने बेचा, फिर उसने बेचा। नेट में ये देखा कि मैंने कम बेचा, उसने मुझे ज्यादा बेचा, तो मैंने उसको पे करना है, सपोज 10,000 रुपए मुझे पे करने। अब मुझे इस 10,000 की एवरेज ड्यू डेट बता दो, ये कब पे करूं, क्योंकि हो सकता है पहली बिल का कुछ हो, दूसरी बिल का कुछ हो, ऐसे ऐसे करके कुछ होगा। और एवरेज ड्यू डेट मुझे बतानी है जब मैं उसको पे करूं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, फंडा इज वेरी सिंपल। मैं देखता हूं कि जो मेरे पेमेंट्स है उनको बराबर वैसे कर लेता हूं, क्योंकि जो मेरे बिल्स है उनका मैच्योरिटी डेट कब कब आता है वह ऐसे कर लेता हूं जैसे अभी किया था। तो सम भी करता हूं, टोटल का भी करता हूं और प्रोडक्ट भी करता हूं, और उसका भी कर लेता हूं जो पहले ऑलरेडी कर चुके थे। पहला वाला बिल्कुल सेम है जैसे मेरे में करते थे ना कि एक ही पार्टी में। यहाँ पे अब दोनों पार्टीज की बिल्स है, दोनों पार्टीज की ड्यू डेट्स है, तो हम दोनों पार्टीज का कैलकुलेट करते हैं कि इसका कब आएगा, मतलब इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है। वहां पे फिर क्या करते थे, एवरेज डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स। वही टोटल सम ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट्स। यहां पे अब क्या है, मेरा भी अमाउंट है, उसका भी अमाउंट है, मेरे भी अमाउंट्स का सम है, उसके भी अमाउंट का सम है। तो यहां पे हम करते हैं सम की जगह डिफरेंस, क्योंकि अब मुझे ही देना है खाली, तो हम देखिए मुझे कितना पेमेंट देना है और उसके प्रोडक्ट्स और मेरे प्रोडक्ट्स में कितना डिफरेंस है, उनको माइनस करूंगा और उस अमाउंट में माइनस करूंगा। तो एक क्वेश्चन करेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं यहां पे लिखता हूं मेरे दोस्तों, टू ट्रेडर्स X and Y, two traders X and Y buy goods from one another, each of the following, each allowing the other one month's credit। अब यहाँ पे देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है नहीं ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात ही नहीं हो रही है, गुड्स बेचे जा रहे हैं, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड, तो यहाँ पे हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ जब कंप्लीट हो गए, द अकाउंट्स वर अंडर एज फॉलोज। अकाउंट्स इस तरीके से थे जिसमें एक्स ने वाई को भेजा है 18 अप्रैल को, 15 मई को और फिर जाके जून 17 को। इसी तरीके से वाई ने भेजा उसको 23 अप्रैल को और 24 मई को। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच द बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू टू इधर टू एक्स और वाई। वो दिन बताओ जब ये डिफरेंशियल अमाउंट जो होगा, जो नेट परचेजेस किसी ने की होगी, उसको कब पे करना पड़ेगा और उसको कोई भी इंटरेस्ट
नहीं देना पड़ेगा। अब मुझे जरा टोटल करके बताओ, एक्स ने कितने का माल भेजा है? सर एक्स ने भेजा है 783 210 का माल भेजा है, और इसने कितने का भेजा है? 5 5 10 तो इसने 102 रुपए का माल भेजा है। अब मुझे बताओ ज्यादा किसने भेजा है? सर एक्स ने भेजा है। तो अभी हमें इमीडिएटली ये चीज समझ आ जाएगी, अभी हमें ये चीज समझ आ गई, सर वाई ने पेमेंट करनी है, वाई हैज टू मेक द पेमेंट 210 माइनस 102, तो उसको पेमेंट करनी है 108 रुपए की। 210 माइनस 102, सर उसको 108 रुपए की पेमेंट करनी है। क्यों? वाई ने ज्यादा खरीदा है एक्स से। द प्रॉब्लम इज when should y make this payment of 108 so that no interest is to be paid by him, no rebate is to be given to him? वो एक दिन आपको बताना है। क्यों? एक मंथ का क्रेडिट पीरियड है। अगर मैं देखूंगा ये बिल जो थी एक्स की, जो सेल थी 18 अप्रैल की, ये वाई को पे करना था कब? ये वाई को पे करना था 18 मई को। मई 15 की करनी थी जून 15 को, जून 17 की करनी थी जुलाई 17 को। मेकिंग सेंस? हाँ सर। और इसी तरह से वाई को कब करनी थी? ये तो ये तो अब वैसे पेमेंट नहीं करते हैं कि वाई ले ले 60 रुपए एक महीने बाद, वाई ले ले आप 70 महीने, अच्छा तू मुझे दीजिए 52 एक महीने बाद। ये चीज नहीं करते हैं। ये 3 मंथ बाद नेट सेटलमेंट देखते हैं कितना है, या ओवरऑल देखते हैं अकाउंट्स नेट सेटल कितना करना है, और एवरेज ड्यू डेट करके ये फंडा निकाल देंगे। जरा आप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हम देखेंगे एक्स का, ठीक है? जो एक्स ने भेजे हैं उनको हम देखेंगे, उनका ड्यू डेट और वो सब चीज कब आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब जरा एक्स का देखो, अब जब ये वाला पार्ट अब देखो, अब इस पे फोकस करो खाली। सॉरी इसको रब कर लेता हूं। अब इस पार्ट को फोकस करो, इधर हम देखेंगे कि प्रोडक्ट और वो सब कुछ कैसे आता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ड्यू डेट। ठीक है ना मेरे दोस्तों? तो इसको मैं इधर कर लेता हूं। अब यहां पे क्या है? 18 अप्रैल है। अब इसका ड्यू डेट क्या आएगा? एक मंथ का क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होगा, तो इसका आएगा 18 अप्रैल का ड्यू डेट कब आएगा? 18 मई। इसका आएगा 18 मई, और इसका आएगा 15 मई, 15 जून, और इसका आएगा 17 जुलाई। ठीक है? अब जरा मेरे दोस्तों देखो, मैं ड्यू डेट लिख रहा हूं खाली, 18/5, 15/6 और 17/7। अब कोई भी डेट है, बेस डेट लेना है, तो मैं यहां पे पहला ड्यू डेट आ रहा है 18 मई, इसको मैं बेस डेट लेता हूं। अब मुझे बताओ 18 मई से कितना टाइम है इसका? सर 0 डेज। इसका कितना है? 18 मई से 15 जून, तो मई के बचे पीछे 13 दिन और इसके 15 दिन, तो 28 दिन आ जाए आपके जून के। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एक और ट्रिक मैं यहाँ पे बताऊँ। 28 दिन आ गए यहाँ पे 15 जून तक। अब कहाँ तक पहुँचता हम लोग? 17 जुलाई को। तो जून के बचे और 15 वो ऐड करो, और जुलाई के आपके बचे और 17 वो आप ऐड करो, टोटल 60 डेज आ गए। तो मैंने क्या किया, पहले कल के लेक्चर में मैं आपको कोशिश करता था दिखाने की स्टार्ट से करने की, बट उसको टाइम बचाने के लिए मैंने आपको बोला कि एक और ट्रिक है। आप 15 जून तक पहुँच गए, अगर आपको ऐसे आसान लगेगा तो आप 15 जून के बाद वाले दिन ऐड करो। जून के आप बचे हैं 15, हो गए 43 डेज, और जुलाई के करने हैं 17 ऐड, तो हो गए 60 डेज। तो आपको स्टार से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब अमाउंट बता दो मुझे, अमाउंट कितना है मेरे दोस्तों? 60, 70, 80। तो अमाउंट जो है वो है 60, 70, 80। अब जरा इनका प्रोडक्ट करो, 60 0 0, 28 इंटू 70 दैट इज 1960, और इसी तरह से 60 इंटू 80 दैट इज 4800। अब इनका अगर टोटल करोगे मेरे दोस्तों अमाउंट्स और इसका, तो अमाउंट्स का टोटल आपका आएगा 1960, 6760, और ये आएगा 60 + 70 + 80, 210 रुपये। तो इसका आ जाएगा, एक्स ने जो वाई को भेजा तो 210 दिन है और 6760। अगर हम देते कि वाई को कब पे करना चाहिए था ये 210 रुपया, अगर देखेंगे उतना ही, तो हम बोलते हैं सर 6760। अगर ये सिर्फ इतना ही होता है कि एक्स ने वाई को भेजा, डिवाइड बाई 210, वो आएगा 6760 डिवाइड बाई 210, वो है आपका 32 डेज। तो आप बोलते हैं कि सर 18 मई प्लस 32 डेज जो वो दिन आएगा उसमें उसको पे करना चाहिए था, जो आपका 19 जून आ रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वाई ने भी तो कुछ भेजा है, तो उसका भी तो कुछ कम हो जाएगा, तो उसको हम वैसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी भी फिर अपनी ड्यू डेट आ गई। हमें नेट में बोलना है कि वो 108 की ड्यू डेट क्या है। अब हम देखते हैं जो वाई ने भेजा है उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा।
अब वाई ने कब कब भेजा है मेरे दोस्तों? सर वाई ने जो भेजा है ना, वाई ने 23 अप्रैल को भेजा है, तो इसका ड्यू डेट आएगा 23 मई और इसका आएगा 24 जून। ठीक है ना दोस्तों, 52 और 50। अब जरा वाई वाली ट्रांजेक्शन देखेंगे। वाई ने 52 और 50 और अमाउंट कितना क्या था? 23 मई और 24 जून ड्यू डेट। प्रेजेंटेशन आप देख लेना बुक से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 मई और 24 जून। अब ड्यू डेट, अब बेस डेट कौन सी है अब मेरी? इसके लिए बेस डेट क्या बनेगी? जो इसकी पहली दिन आ जाएगी वो ले सकते हो। एक मिनट, हाँ, बेस डेट हमने ले लिया, बेस डेट हमने ये ले लिया था 18 मई। ठीक है ना। अब मुझे बताओ 18 मई से कितना ड्यू डेट आएगा इसका? 18 मई से, 18 मई जो हमने बेस डेट लिया था पूरे क्वेश्चन में, 18 मई से कितना टाइम लगेगा? 23 मई है तो इसको 5 दिन आएंगे, तो 18 के बाद बचेंगे 13 और 24, तो इसके 37 डेज आ जाएंगे बेस डेट से लेके। तो इसमें भी हम बेस डेट वही लेंगे। ठीक है ना, 18 मई। क्यों? दोनों का हमने कॉमन निकाला है, तो हम देखेंगे इसका जो 18 मई से कब बनता है और उसका 18 मई से कब बनता है। तो ये आएगा 5 × 52, ये आएगा 260, 37 × 50 दैट इज 1850। ये आएगा 102 रुपया और ये आएगा प्लस 260, 2110। अब अगर इसको देखते हैं कि y ने जो x को पेमेंट कर माल भेजा वो कब x को देना चाहिए, तो 2110 डिवाइड बाई 102 वो आएगा आपको 20 दिन या 21 दिन। तो आप बोलते हैं कि 18 मई प्लस 21 दिन जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको 8 जून को पे करना पड़ेगा। तो कायदे से अगर देखा जाता है y को जो 102 रुपया था ये पे करना है 8 जून को और उसको जो पे करना है 23 जून को करना है। बट अब हम किसको देखना है? सर सॉरी, ज़्यादा तो वाई ने माल लिया है, तो सर नेट में देखा जाए तो वाई ने पे करना है। तो अब यहाँ पे हमने नेट में कितना है, वाई ने जो ये 108 रुपये देने हैं ये कब देने हैं, उसके लिए हम एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट कैसे लगा देंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक ही बंदे का होता था तो हम बोलते थे बेस डेट प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई सम ऑफ द अमाउंट्स, है ना। यहाँ पे हम बोलेंगे सम की जगह डिफरेंस। क्यों? डिफरेंस ऑफ दीज टू। इसको 6760 देना है, इसको 2110 है, इसके 210 है, इसको 108 है, तो जो इनका डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे। क्यों? आधा तो सेट ऑफ हो ही रहा है। ये आप देखो ना, ये हम प्रपोर्शनेट करते हैं। एक बिल जो इसको 18 मई को देनी थी, ठीक है, या दूसरी बिल 15 जून को देनी थी 28 रुपए, इसको आप ऐसे भी समझ लो 28 दिन के लिए 70 रुपया, 28 दिन के लिए 70 रुपया का क्रेडिट पीरियड मिलेगा, या 1960 रुपीज का एक दिन का क्रेडिट पीरियड मिलेगा। यही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी करते थे। 28 दिन के लिए 70 रुपए का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है या 1960 का एक दिन के लिए मिल रहा है, तो वो बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, कि 1960 डिवाइड बाई 28 वो आपका 70 रुपये आ जाएगा। तो इसमें अब कैसे करते हैं, तो इसमें एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी? अब देना तो एक्स को वाई को ही देना है, तो एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस difference of products minus difference of amounts, which is equal to 18 May plus difference of products 6760 minus 2110। क्योंकि इनको सबको हमने डेज में लाया ना, प्रोपोर्शनेट 1 डे में लाया, तो इसको 6160 देना है, इसको 2110 देना है, तो वो तो माइनस कर दो क्योंकि वो तो सेट ऑफ हो जाएगा। डिवाइडेड बाई अमाउंट कितना है, 210 माइनस 102, तो ये आपका आ जाएगा 6760 माइनस 2110 डिवाइड बाई 108, तो ये आपके आ जाएंगे 43 डेज। तो इट इज इक्वल टू 18 मई प्लस 43 डेज, जो आपका आ जाएगा 18 के इधर मई के चले जाएंगे आपके 13, पीछे बचे 43 माइनस 13, 30 जून। तो 30 जून जो भी वो साल होगा, 30 जून इज द एवरेज ड्यू डेट।
तो जो y को ये 102 रुपये देने हैं, अगर ये 30 जून को देगा तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अगर उसके बाद देगा मेरे दोस्तों तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने ये चीज़ हैंडल कर रही कि अगर दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही है तो उनको कैसे सेट ऑफ करेंगे। तो कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, हम बाज़ाब्ता वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं जैसे करते थे कि x ने जो y को भेजा उसमें ड्यू डेट कैसे आती है, बट ड्यू डेट तक नहीं जाते, हम प्रोडक्ट्स तक जाते हैं और टोटल तक जाते हैं। इस तरह से y का करते हैं। फिर हम देखते हैं एवरेज ड्यू डेट विल बी द बेस डेट विच विल बी द कॉमन इन बोथ दीज केसेस, क्योंकि हम सबको देखते हैं कि उस दिन से कितना दूर है। और फिर क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट वो 1 डेज के इक्विवेलेंट है, उनको माइनस करते हैं और अमाउंट्स को माइनस करते हैं। तो वहां पे जो डिवाइड करके जो डेज आ जाएगा उसको बेस डेट से ऐड करते हैं, दैट इज द एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी तक हमने 2 केसेस कर दिए। एक केस हमने ये कर दिया कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को माल बेचती है और इंस्टॉलमेंट्स में बेचती है और एक दिन पेमेंट करना होता है। दूसरा केस हमने ये कर दिया कि जो दूसरी पार्टी है वो भी ट्रांजैक्शन करती है। अब नेट सेटलमेंट हो जाएगा, तो नेट सेटलमेंट के लिए ड्यू डेट अगर निकालने होंगे वो कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 केसेस हमारे हो गए। ठीक है, तो 30 जून अगर आप देखोगे उसमें वाई को पेमेंट करने तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मनोज हैड बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट सोहन। तो अब यहां पे वही आ गई, इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन आ गई। मनोज और सोहन बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल दोनों चीजें आ रही है। कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट ऑन कैन बी रिसीव्ड विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या है, डेट बिल की है 1 जून की है और 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। बिल है तो आप ग्रेस पीरियड ऐड कर सकते हो, बट बोल रहे हैं 15 अगस्त जो है वो पब्लिक हॉलीडे है, हाउर 6 सितंबर जो था वो अनडिक्लेयर्ड हॉलीडे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ड्यू डेट निकालना है। मुझे पता पहली बिल का ड्यू डेट क्या आ जाएगा, ये बहुत आसान है, बट थोड़ा थोड़ा जो डाउट होगा वो मैं क्लियर करूंगा। 1 जून वाली बिल का ड्यू डेट क्या आएगा, सर 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, तो 1 जून है, जुलाई अगस्त सितंबर, और फिर 1 है 2 3 4 सर 4, मैं सिर्फ ड्यू डेट वाला पार्ट दिखाऊंगा। 4 सितंबर विल बी इट्स ड्यू डेट। उसके बाद दूसरी बिल क्या है सर, दूसरी बिल 5 जून है, 5 जून की बिल है और 3 मंथ का क्रेडिट है, जुलाई अगस्त सितंबर 6 7 8, तो 8 सितंबर विल बी द ड्यू डेट। उसके बाद तीसरी बिल है 9 जून की, तो 9 और इसका 1 मंथ का पीरियड है, जून के बाद जुलाई आ जाएगा और जुलाई में 10th 11th 12th, तो 12th जुलाई विल बी द ड्यू डेट। फिर आपको डेज बेस डेट से लेना है। इसने 12/7 लिया है, आप 12/7 की जगह 4 9 ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए 4 9 लिया, उसके लिए भी 4 9 लेना, क्योंकि हमने कॉमन डेट निकालनी है। इसने 12/7 लिया है, मैं बोल रहा हूं कोई भी डेट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों, यू कैन ट्राई इट। 12 जून को 2 मंथ का ये है क्रेडिट पीरियड है, 12 जून जुलाई अगस्त 12 13 14 15। अब 15 अगस्त क्या है सर, 15 अगस्त पब्लिक हॉलिडे। जब 15 अगस्त होगा तो तब क्या बनेगा सर, एक दिन पहले होता है 14 अगस्त। उसके बाद क्या है 20 जून के बाद 3 महीने, 20 जून के बाद 3 महीने। और ये भी देखो जो 6 सितंबर जो मेरे दोस्तों हॉलीडे होती है ना, ये देखना है कि मैच्योरिटी डेट, मतलब ग्रेस पीरियड ऐड करके जो डेट बनती है, ग्रेस पीरियड ऐड करके जो डेट बनती है तब देखना होता है। तो अब लास्ट में क्या था, 20 जून और 3 मंथ का, जुलाई अगस्त सितंबर प्लस 23 सितंबर, ये हो गया। फिर बेस डेट से देखोगे कितना आया, तो ये आपका अमाउंट और प्रोडक्ट है। इसी तरीके से इस बंदे का भी देखोगे कितना आएगा, और फिर जाके वो फॉर्मूला यूज करोगे कि एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू, अब इसका एक्सेस इतना आया और इसका इतना ये आएगा, तो 79 डेज। तो 12 जुलाई से लेके आपने 80 डेज ऐड करने हैं, तो आपको पता चलेगा कि मनोज ने, अगर यहां पे देखोगे, इसने 11,000 लिया है टोटल और इसने 14,000, तो इसमें पता चला कि उसको 3,000 देने हैं। वो 3,000 कब देगा, वो 12 जुलाई इसने इसमें लिया था और 18 डेज का ये आ गया, तो उसको 30 सितंबर को अगर वो 3,000 पे करेगा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके बाद एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर देना, इलस्ट्रेशन नंबर 7, कुछ मुश्किल तो है नहीं, फंडा बिल्कुल क्लियर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स पे take care of the days of grace, and if it is public holiday on the date of the maturity irrespective of the credit term, then you will have to take the preceding day, and if it is the sudden holiday then you will have to take the next working day. Okay, तो illustration नंबर 8 भी कर देना, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सारे सेम क्वेश्चंस हैं।